अच्छा, सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं गाड़ी के क्लच असेंबली को। एज अभी मैंने बताया कि ये डुअल क्लच असेंबली है, तो आओ देखते हैं डुअल क्लच असेंबली के अंदर होता क्या है। डुअल क्लच असेंबली बेसिकली इनको रेबिट्स कहते हैं, रेबिट्स भी कहते हैं। ये इस तरह के बोल्टों के साथ फिक्स की होती हैं, मशीन के ऊपर इनको बोल्ट किया जाता है। ये आम किसी पेचकस या प्लास या किसी स्पैनर से नहीं खुलते। यू हैव टू कट देम ऑफ। तो इसको जब काटा जाता है, मैंने इसका क्रॉस सेक्शन दिखाने के लिए आपको इसको कटवाया है। ये खराब क्लच है 2014 की होंडा वीजल में से, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले हम इसको अगर उठाएं तो यहाँ पे आपको मैं दिखाता हूँ कि अब हमने क्या करना है। ये इसकी हाउसिंग है, ठीक है। ये बेसिकली हाउसिंग एज इट्स क्लियर फ्रॉम नेम, जिस तरह आपने मोबाइल वगैरह में देखा हाउसिंग आती है, ये कवर है उसका, लोहे का केस। और ये इसकी प्रेशर प्लेट को होल्ड करता है, क्लच प्लेट को, सॉरी, ये इसकी क्लच प्लेट को होल्ड करता है। इसको साइड पे रखते हैं। दिस इज़ द नंबर वन पार्ट। ये है गाड़ी की क्लच प्लेट, ठीक है। अगर आपको ये नज़र सही तरह क्लियर आ रही है तो ये जो ऊपर आपको ये लाइनिंग और टेक्सचर नज़र आ रहा है, बेसिकली ये लेदर्स हैं। इस प्लेट की असल थिकनेस ये पतली सी है। इसके ऊपर दोनों साइडों पे लेदर लगे होते हैं, ब्रेक लेदर, जो कि क्लच का काम करते हैं, जो रोटेट करते हैं गियर के साथ। और आपके इंगेज और डिसएंगेजिंग के अंदर जो क्लच का जो जोर लगता है, इसके अंदर ये ऐसे रोटेशन के अंदर घूमते हैं, ठीक है। रोटरी मूवमेंट होती है इनकी। और ये आपकी गाड़ी के गियर एंगेज और डिसएंगेज में जब वो इसको थ्रस्ट देता है क्लच बेरिंग, तो ये अंदर क्लच प्लेटें होती हैं जो काम कर रही होती हैं। इनके अंदर अगर हम सेंटर वाला पार्ट उठाएं तो इसके अंदर ये एक और प्लेट लगी हुई है। ये बेसिकली पार्टीशन है। इसके नीचे सेम इसी की तरह की एक और प्लेट है, ठीक है। ये तो हो गई क्लच असेंबली। अब होता क्या है वीजल के अंदर, क्लच में प्रॉब्लम क्यों आया, ये सबसे इंटरेस्टिंग सवाल है। जब गाड़ी डिज़ाइन की जाती है किसी भी मुल्क के लिए, तो उस मुल्क के टेम्परेचर ग्रेडियंट और मुख्तलिफ़ किस्म की रोड कंडीशंस और एनवायरनमेंट कंडीशंस को मद्देनज़र रख के तो गाड़ी का गियर डिज़ाइन किया जाता है। चूँकि होंडा वीज़ल डिज़ाइन हुई जापान में चलने के लिए, एज इट्स हमारे चैनल के नाम से भी क्लियर है कि ये जापानीज़ डोमेस्टिक मॉडल्स हैं। ये जब पाकिस्तान और दूसरे मुल्कों में एक्सपोर्ट होने शुरू हुए तो 2014 के अंदर, जब गाड़ी 2013 में होंडा वीज़ल मैन्युफैक्चर होनी शुरू हुई, और 2014 से ऑनवर्ड जब ये पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट होनी शुरू हुई, कुछ अरसे बाद जापान में जो मौजूद गाड़ियाँ थी उनमें, और जो मॉडल दूसरे मुल्कों में गए हुए थे उनमें, सॉफ्टवेयर के अंदर एक इशू आना शुरू हुआ, जिसके अंदर गाड़ी के ट्रांसमिशन के टेम्परेचर का प्रॉब्लम आ रहा था। चंद मॉडल्स को 2014 और 15 तक के मॉडल्स को वापस रिकॉल किया गया उनमें से, और होंडा ने उनका सॉफ्टवेयर अपडेट करके वो गाड़ियाँ वापस दे दी। अच्छा, इससे इस प्रॉब्लम का कोई लेना देना नहीं है जो अभी हम पाकिस्तानी फेस कर रहे हैं। जो मिथ बनी हुई है कि 2016 मॉडल गाड़ी ले लो तो उसके अंदर प्रॉब्लम नहीं आएगा, मैंने 2017 मॉडल गाड़ी का भी गियर ख़राब होते देखा है और उसको ठीक करवाया है। अब हम आते हैं ये प्रॉब्लम आया क्या। मैंने जैसे बताया कि जब गाड़ी का गियर डिज़ाइन होता है तो मुख्तलिफ पैरामीटर्स को मद्देनज़र रखा जाता है। टेम्परेचर, एनवायरनमेंट, रोड कंडीशंस, बहुत सारी चीज़ों को देखा जाता है। ये डिज़ाइन हुआ था जापान के लिहाज से। तो जब गाड़ियाँ एक्सपोर्ट हो गई, जिस तरह आप पाकिस्तान की हम स्पेसिफिकली बात करते हैं, होंडा वीज़ल गई श्रीलंका में, सिंगापुर में, रशिया में और पाकिस्तान में। पाकिस्तान के टेम्परेचर का प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ पे एक तो एक्सट्रीम समर टेम्परेचर्स होते हैं, 48-50 डिग्री तक जाता है। हमारी रोड कंडीशंस अच्छी नहीं हैं, हमारा डस्ट कंडीशंस ऐसी नहीं हैं कि हम किसी अच्छे डेवलप कंट्री के साथ compete कर सकें। तो हुआ क्या, जब गाड़ी जापान में शोरूम से निकलती है तो उसके अंदर जो गियर ऑयल अल्ट्रा DW, मैंने अभी आपको तस्वीर नज़र भी आ रही होगी स्क्रीन पे, वो डाला जाता है तो उसकी मिकदार रखी जाती है 1.5 लीटर्स इन अ ब्रांड न्यू कार। उसकी एक ख़ास ऑपरेटिंग टेम्परेचर और विस्कोसिटी लेवल होता है। विस्कोसिटी, अगर आप में से बहुत सारे लोग टेक्निकल फील्ड से वाबस्ता होंगे, विस्कोसिटी चिकनाई या उसकी थिकनेस को कहते हैं ऑयल की, अगर हम लेमैन लैंग्वेज में समझे तो। इंजीनियरिंग टर्मिनोलॉजी इज़ विस्कोसिटी। तो विस्कोसिटी उसकी बहुत कम है, वो हाईली सिंथेटिक है। और पाकिस्तान के टेम्परेचर के लिहाज से जब गाड़ी 20-30-40 हज़ार किलोमीटर चल जाती है और यहाँ का एक्सट्रीम समर टेम्परेचर और गाड़ी का जोर लगता है,
तो वो ऑयल जलना शुरू हो जाता है, जिसका मतलब है वो बर्न होने के बाद कम होना शुरू हो जाता है। और सॉरी टू से हमारे पाकिस्तान में चूंकि मैनुअल गाड़ियां एक अरसे तक उरूज पे रही हैं, तो हमें ऑटोमेटिक गाड़ी की ये सेंस नहीं है कि जिस तरह से मैनुअल गाड़ी का गियर बॉक्स लकड़ हजम पत्थर हजम होता है, ऑटोमेटिक गाड़ी का गियर बॉक्स उस ऑन द अदर हैंड इज़ वेरी सेंसिटिव एंड वेरी कम्प्लेक्स तो एज सच अब आने शुरू हुए हैं ये जो डीसीटी ट्रांसमिशन आई हैं। अदरवाइज आम ऑटोमेटिक तो थोड़ा सा सेंसिटिव होता है, उस तरह से लकड़ हजम पत्थर हजम नहीं होता। हमें इसके ऑयल के चेकअप वगैरह करना चाहिए। हमें पता ही नहीं था कि गाड़ी के अंदर ऑयल कब चेक करना है। हम रिलाई करते हैं अपने मैकेनिक्स पे, और सोने पे सुहागा ये कि हमारे मैकेनिक्स तो हमसे भी गए गुजरे हैं कि यहाँ पे नस्ल दर नस्ल उस्तादी शागिर्दी चल रही है, लेकिन पढ़ के कोई बहुत शाज़ो नादिर, मैं सबको इंक्लूड नहीं कर रहा, लेकिन एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, लेकिन इल्ला माशाल्लाह सभी एक जैसे हैं। तो वही है कि ऑयल कम हुआ, ऑयल कम होने से टेम्परेचर राइज किया, गाड़ी के ऊपर एक सिंबल आया, वो ऊपर आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है कि कौन सा सिंबल आया, हीट होने का, ट्रांसमिशन हीटअप का सिंबल आया। अब गाड़ी कुछ देर चलती रही, उससे हुआ क्या, ये क्लच लेदर जलना शुरू हो गई, ये लेदर मटेरियल है, ये जलना शुरू हुआ, इससे बू आनी शुरू हुई, और इवेंचुअली हीट ने बेड़ा गर्क कर दिया बाकी सारी चीज़ों का भी। अच्छा, अब बाकी सारी चीज़ों में क्या क्या डिस्टर्ब हुआ, तो आओ तुम लोगों को वो दिखाता हूँ अब के प्रॉब्लम होती कहाँ पे है जाके। इसको रख देते हैं साइड पे। इस क्लच ट्रांसमिशन के ऊपर ये हजरत माउंट हुए होते हैं, ठीक है। असल इस नोटोरियस हसीना होंडा वीजल हाइब्रिड का जो कल्प्रिट है ना गियर के अंदर, वो ये पार्ट है, ठीक है। अब आओ इसको समझाता हूँ तुम लोगों को कि इसके साथ हुआ क्या। ये बेसिकली क्लच बेयरिंग असेंबली है, ठीक है। इसकी जो अगर डायग्राम समझनी हो तो ये ऐसे माउंट हुआ होता है। अभी आप लोगों ने जो गियर का कंस्ट्रक्शन देखा था शुरू में, उसके अंदर आपने देखा था कि 2 रेजर्वायर टैंक्स है जिनसे .4 फ्लूइड जाता है। मैंने बताया वो .4 फ्लूइड जाता है इन पाइप्स के अंदर। ये है क्लच कंट्रोल बेयरिंग, ठीक है। यहाँ से .4 ऑयल चलता है इस पाइप में, और यहाँ से अंदर जाता है, और अंदर जाके वो प्रेशर जनरेट करता है हाइड्रोलिक प्रेशर के ज़रिए। इस क्लच असेंबली के अंदर प्रेशर डालता है, प्लेट को एंगेज और डिसएंगेज करवाता है। तो बेसिकली ये फोर्स काम कर रही होती है इसको वर्किंग करवाने में। अच्छा, ये 3 बेयरिंग से बना होता है मिलके। इसकी जो कंस्ट्रक्शन है वो कैसी है, वो बड़ी आसान है, वो समझ लो। ये एक कपलिंग है, इसका मेन फ्रेम ये है। एक इसका ये आउटर डायमीटर है, एक इसका ये इनर डायमीटर है। ये दोनों सुराख नज़र आ रहे हैं तुम लोगों को, ठीक है। बेसिकली ये सुराख होते हैं जिनका कनेक्शन होता है इन पाइप्स के साथ, ठीक है। एक सुराख का एक पाइप के साथ कनेक्शन होता है। अब इन सुराखों के अंदर क्या होता है, जब .4 ऑयल इन सुराखों के अंदर मूव करता है तो एक ऑयल सील लगी होती है ऐसे, ठीक है, और दूसरी ऑयल सील इसकी है ये रबर सील्स होती हैं, सिंथेटिक रबर की ऑयल सील्स होती हैं जो ऑयल प्रेशर कंट्रोल करती हैं, ठीक है। और इनके ऊपर डायाफ्राम्स लगे होते हैं जो कि इस नौइयत का होता है, ठीक है। अब मैं अगर तुम्हें थोड़ा सा इसको समझाऊं कि ये ऐसे लगा होता है इसके ऊपर, और ये इसके अंदर फिक्स हो जाता है जाके, और जब ये इसके अंदर फिक्स हो जाता है तो इस डायाफ्राम के आउटर साइड पे एक बड़ा बेयरिंग ये वाला, और उसके ऊपर एक छोटा बेयरिंग ये वाला, दिस वन, और इसके अंदर एक कोन बेयरिंग जो कि मेरे पास अवेलेबल नहीं था, जो कि बिल्कुल इस तरह का होता है, एक बिजली के बल्ब होल्डर की तरह, और वो इसके अंदर ऐसे लग जाता है, ठीक है। ये सब कुछ माउंटेड होता है आपस में एक डुअल स्प्रिंग के साथ। एक इस छोटे बेयरिंग के अंदर स्प्रिंग लगा होता है जिससे ये ऐसे एंगेज और रिलीज उस प्रेशर से जो ऑयल सील इसके ऊपर जनरेट करती है, और स्प्रिंग उसको होल्ड करता है। और बड़ा बेयरिंग उसके साथ जो बड़ा स्प्रिंग लगा होता है। अब वो स्प्रिंग कैसा होता है वो भी तुम लोगों के लिए मैं लाया हूँ। ये स्प्रिंग होता है, ठीक है।
ये जब ऐसे प्रेस होता है एंगेज एंड दिस इज डिसएंगेज, एंगेज डिसएंगेज। ठीक हो गया। बेसिकली ये प्रिंसिपल है। अब होता क्या है, बेरिंग की कंस्ट्रक्शन अगर तुम लोगों ने कभी पढ़ी हो, ये बेरिंग की एक ऑयल सील है, ठीक है, ये ऑयल सील चल रही है। इस ऑयल सील को निकालोगे, इसके अंदर छोटे छोटे रूलर्स होंगे, गोलियां होंगी लोहे की, गोल बिल्कुल राउंड शेप गोलियां होंगी, उनके अंदर ग्रीस लगी होती है और एक डायाफ्राम लगा होता है। जब बेरिंग चलता है तो बेरिंग ये मूवमेंट करता है, फ्रिक्शन फ्री मूवमेंट करता है। अभी ये बेरिंग ख़राब है तो इसकी तुम लोगों को आवाज़ भी आ रही होगी, ठीक है। इसी तरह से इस डायाफ्राम के ऊपर एक ये बड़ा बेरिंग लगा होता है। इसका काम होता है कि ये पूरी असेंबली के अंदर उसको प्लेटों को बेसिकली घुमा रहा होता है, और दूसरे ऊपर वाले बेरिंग प्रेस और पुश और पुल की साइंस के ऊपर उसको एंगेज और डिसएंगेज करवा रहे होते हैं। आगे क्या हुआ, आगे ये हुआ कि जब हीट इस बेरिंग तक पहुंची जो कि ऐसे माउंटेड है और 3 बेरिंग लगे हुए हैं और ये मुसलसल एंगेज और डिसएंगेज का काम करवा रहे हैं, जब हीट इन तक पहुंची तो इनके अंदर जो मौजूद ग्रीस थी वो हीटअप होनी शुरू हुई और वो भी कंज्यूम होना शुरू हो गई, और उसकी कंजप्शन के बाद हीट ट्रेवल की रबर की ऑयल सील्स पे, जो ऑयल सील्स हमने डायाफ्राम के अंदर लगाई थी, ठीक है, जो प्रेशर ऑयल का कंट्रोल कर रही थी। ये सीलें पिघलना शुरू हो गई, रबर अपनी एक कैपेसिटी के बाद आके डी शेप हो गया और अपना फॉर्मुलेशन लूज़ कर गया। यहाँ से ऑयल आया बाहर और गियर बॉक्स आपका काम करना छोड़ गया, जिसको कहते हैं जी गियर सीज हो गया या गियर ऑयल छोड़ गया या गियर का ऑयल लीक हो गया और गियर गाड़ी का जवाब दे गया। तो हो गई इतनी लंबी तमहीद गाड़ी के गियर बॉक्स को तुम लोगों को समझाने की। कंस्ट्रक्शन मेरा ख्याल है कि आप लोगों को बहुत अच्छी तरह समझ आ गई होगी। अब आ जाओ उस्ताद, तुम्हें मैं समझाता हूँ इसका हल क्या है। अब अगर आप ये सारी क्लच असेंबली, जो मैंने पहले क्लच ट्रांसमिशन दिखाया डीसीटी, और ये सारा क्लच बेरिंग्स असेंबली जितनी है ये लेने जाओ तो आपको ब्रांड न्यू इस वक्त आजकल का रेट है 3.25 लाख रुपए। अच्छे बंदे को भी जिसके पास 4-5 मिलियन की गाड़ी है उसको भी कहो कि यार तेरी गाड़ी का 3.25 लाख का गियर का नुकसान हो गया भाई, तो वो एक दफ़ा गुब्बारे में से हवा निकल जाती है बंदे के, ठीक है। सो इस बात को भांपते हुए मैकेनिक्स ने बीइंग ए पाकिस्तानी जुगाड़ लगाने की कोशिश की, जिस जुगाड़ के अंदर हर मैकेनिक ने अपना एक हैक निकालने की कोशिश की कि किसी तरह मैं कामयाब हो जाऊं और मैं इस टेक्नोलॉजी को ठीक करना शुरू कर दूं और पैसे कमाऊं। कुछ लोगों ने जब बेरिंग खोले, इसके अंदर सीलें गली हुई देखी, उन्होंने लोकल मैन्युफैक्चरर्स से ये सीलें बनवाई रबर की। कुछ ने ये बेरिंग खरादियों के पास ये मशीन के ऊपर बांध के उसको देखा, इसके ऊपर बेरिंग से हीटअप से होने से निशान आ जाते हैं, निशान ठीक किए। गोलियां अंदर से गोली के ऊपर हीटअप होने से जब फ्रिक्शन के साथ वो चलती है, ग्रीस ख़त्म होने के बाद उसके ऊपर छोटे छोटे निशान से आ जाते हैं। उन निशानों को लेमन ज़ुबान में, लेमन लैंग्वेज में टक कहते हैं। वो टक गोलियों के साफ़ करने के लिए गोलियां पॉलिश करने की शुरू की, या ब्रांथ रोड में या कबाड़ी मार्केटों में पुराने बेरिंग मिलते हैं, उनमें इस साइज़ की गोली निकाल के वो गोलियां ले आए, नई गोलियां डाली, ग्रीस पैक की और सीलें डाली, गियर चला के देखा, गियर कैलिब्रेट किया, कई दफ़ा गियर चल गया और कई दफ़ा गियर नहीं चला। अगर आपकी गाड़ी का क्लच असेंबली ख़राब हुई है तो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट, कोई मसला नहीं है। मैं लिंक में नंबर दे रहा हूँ अपने गियर स्पेशलिस्ट का, जिसके साथ मिलके मैंने ये सारा हम लोगों ने रिवर्स इंजीनियर किया आप लोगों के लिए। आप हमें भेज सकते हैं, पूरे पाकिस्तान में आप हमारी सर्विसेज अवेल कर सकते हैं। एंड गियर रिपेयरिंग मैं लिंक में नंबर लगा दूंगा साथ बंदे का, उसे कांटेक्ट करें, हमें गियर पोस्ट कर दें या कार्गो करवा दें और हम आपको उसको ठीक करके वापस भेज देंगे। अब करना क्या है, सबसे पहले इस क्लच असेंबली को खोलना है। क्लच असेंबली को खोल के देखना है कि इसके अंदर जो क्लच प्लेटें हैं उनके लेदर की क्या सूरत हाल है। अगर तो लेदर को हीट लग गई है तो करना ये है, अगर तो इस लेदर को हीट लग गई है तो इसको रिपेयर नहीं करना कभी भी। ये आपको किसी भी कबाड़िए से जो होंडा वीज़ल का काम करता है उससे आपको ये प्लेट 15-1 हज़ार रुपये की मिल जाती है। 10 से 15 हज़ार रुपये की आप प्लेटें ले लेते हैं। एक प्लेट अगर आप 10,000 की लें तो 20,000 में आपको 2 प्लेटें या 25,000 में आपको 2 प्लेटें मिल जाती हैं। इन प्लेटों को तो आपने लेना है, क्योंकि इनके ऊपर आपको बहुत सारे मैकेनिक कहेंगे हम लोकल लेदर लगाते हैं। जो लोकल लेदर लगता है उसकी थिकनेस ये यूनिफॉर्म नहीं रख सकते, क्योंकि ये मैनुअली पेस्ट करते हैं और जब कैलिब्रेशन होती है तो उसकी थिकनेस का फ़र्क आ जाता है और जिसकी वजह से गाड़ी का गियर कैलिब्रेट नहीं होता और बाद में सॉफ्टवेयर ग्लिच आ जाता है, ठीक है, गाड़ी चलती नहीं है। उसके बाद आपने आना है असल चाचा जी की तरफ। ये जो चाचा जी हैं ना, ये आपको 1,80,000 रुपये के मिलेंगे बाज़ार में अगर आप लेने जाएंगे, काबली जिसने गाड़ी के ऊपर से उतारा होगा।
हम क्या करते हैं, ये आपको अगर ब्रांड न्यू लें तो ये पूरी असेंबली 3.25 लाख रुपए की मिलती है, ये खाली लें तो ये आपको 2 लाख रुपए का मिलता है जापान का जो ओरिजिनल ब्रांड न्यू है। करना ये कि ये वाला बैरिंग उतारा, ये बैरिंग आपको कोयो का ब्रांड न्यू मिल जाता है बदामी बाग और होलसेल मंटगोमरी मार्केट से, ठीक है। ये आपको जापानीज़ ओरिजिनल बैरिंग विद साइज़ मिल जाता है। ये बैरिंग उतार के बैरिंग नया लगा दिया। दिस वन, इस बैरिंग को और ये जो कोन बैरिंग मेरे पास नहीं था, ये दो मुश्किल आइटम्स हैं इसमें। हम करते ये हैं कि जो गियर ख़राब होते हैं, बहुत सारे लोग गियर नया लगवा लेते हैं और बहुत सारे कबाड़ियों के पास कुछ रिजेक्टेड गियर बॉक्सेस भी आते हैं जापान से, जिनके अंदर जो आप पहली कंस्ट्रक्शन देखी है जिस तरह फ्राई व्हील और जिसके अंदर वो सॉलिनॉइड प्लेट्स और ये वो चीज़ें सही होती हैं, कुछ में क्लच असेंबली ख़राब होती है, बेरिंग ठीक होते हैं, इस तरह की काफ़ी सारी चीज़ें मिल जाती हैं। तो हैक ये है कि ये वाला बेरिंग किसी कबाड़िए के पास सर्च करके, जो कि हमारे कॉन्टैक्ट्स में लोग हैं, हमें मिल जाते हैं। हम ओरिजिनल गाड़ी में से जिस किसी की क्लच प्लेट ख़राब हुई हो, किसी का एक बैरिंग ख़राब हो जाता है, किसी का हीट लगने पे है ना कि किसको कितनी हीट लगी है, तो ये वाला बैरिंग और कोन बैरिंग ये हम लोग निकाल लेते हैं उसमें से सही। रह गई बात ये सीलों की, ये दोनों सीलें आपको चाइना की भी मिल जाती हैं, जापानीज़ भी मिल जाती हैं, जर्मनी की भी मिल जाती हैं। जर्मनी की हम लोग डालते हैं सीलें, और ऑल टुगेदर इसके अंदर आखिरी आइटम रह जाती है ग्रीस। अब आम मैकेनिक हमारा ये करता है भाईजान कि वो ग्रीस लेता है 500-700 रुपये वाला जो डब्बा होता है। ये बेसिकली हाई टेम्परेचर ग्रीस है जो मैंने रिसर्च की है। ग्रीस आपको ऑपरेटिंग टेम्परेचर के लिहाज से मिलती है, जिस तरह के एविएशन ग्रीसेस। मुझे जब इस गियर को मैंने रिवर्स इंजीनियर करना शुरू किया तो आई गॉट टू नो कि जो जहाज़ों के टायरों को और फ्रिक्शन पार्ट्स को जो ग्रीस दी जाती है वो एविएशन ग्रीस कहलाती है, और वो बहुत हाई टेम्परेचर पे, यानी वो हमारे जो गाड़ियों के ऑपरेटिंग टेम्परेचर है उनके ऊपर तो वो पत्थर की तरह होती है, वो पिघलती नहीं है। उससे नीचे वाले ग्रेड भी मिलते हैं। तो एक अमेरिकन ग्रीस, अच्छा जो ग्रीस का डब्बा है वो तकरीबन पाकिस्तानी 7 से 8 हज़ार रुपये में मिलता है, जिसके अंदर आपको 8-10 गियर बॉक्स उनके बेरिंग ग्रीस कर सकते हैं, ठीक है। वो वाली ग्रीस हम इसके अंदर लगा देते हैं। सील्स मैंने आपको बताया है जर्मनी की या जापान की ओरिजिनल ब्रांड न्यू मिल जाती हैं मार्केट से, सर्च करने पे हमने अरेंज कर ली हुई हैं, ठीक है। वो डालते हैं। बेरिंग मैंने आपको बताया ये वाला बेरिंग ब्रांड न्यू मिल जाता है, और ये वाला बेरिंग और ये वाला बेरिंग, ये दोनों हम लोग कबाड़ी मार्केट सर्च करके किसी के साथ डन बेसिस पे हम ये बेरिंग अरेंज कर लेते हैं। और ऑल टुगेदर इस सारे को जब आपने इन सारी टर्मिनोलॉजीज़ के ऊपर फिट कर दिया, इस सारी टेक्नोलॉजी के ऊपर, तो आई एम गिविंग यू गारंटी, आई एम एंडोर्सिंग यू इन अदर वे। मैंने 4 से 5 गाड़ियाँ तैयार कर ली इस तरीक़ाकार पे। नाउ इज़ द पॉइंट, नाउ इज़ द टाइम कि आई एम एंडोर्सिंग इट टू यू पीपल। आप मुझे भेजना चाहें मुझे भेजें, नहीं तो ये जो मैंने वीडियो बनाई है किसी मैकेनिक के साथ बैठ के ख़ुद से मेहनत करो मेरा भाई, और इस मोनोपोली को तोड़ो। और होंडा वीज़ल के बारे में जो लोगों ने गलत अफवाहें फैलाई हुई हैं और जो ओनर्स बेचारे परेशान हैं, उनको ये वीडियो शेयर करो और उनको बताओ कि देयर इज़ नो प्रॉब्लम लाइक दैट। जब भी कभी ऐसा कोई मसला हो इसको ऐसे हल करना है। और आखिर में जब ये सारा आपने कर लिया, अब आ गई ऑयल की बारी, जो मैंने शुरू में बताया था। जो इसके अंदर ऑयल डला जेनवन आता है वो उसकी विस्कोसिटी पाकिस्तान के ऑपरेटिंग टेम्परेचर के हिसाब से नहीं है। आपने करना ये है कि जो गाड़ी का गियर ऑयल है, ये बेसिकली क्लच असेंबली तो इसकी है ड्राई, इसको इसलिए डुअल ड्राई क्लच कहते हैं, वेट ट्रांसमिशन नहीं है ये, इसके अंदर क्लच प्लेटों के अंदर ऑयल नहीं चलता। तो जो गियर ऑयल चलता है उसको आपने डालना है ATF फ्लूइड केक्स का या होंडा का। यहाँ पे जो लोकली मेड है पाकिस्तान की इन्वायरमेंट के लिए, जो आपकी होंडा सिटी ATF आ रही है, और गालिबन सिविक का जो नया मॉडल है वो भी ATF है। और किसी भी आप अच्छे डीलर के पास जाएं, हो सके ATF फ्लूइड जो पाकिस्तान में चल रहा है वो लें, और वो 2 लीटर डालना है आपने इस गियर के अंदर, ठीक है। पाकिस्तान के टेम्परेचर के लिहाज से ऑयल की जो कैपेसिटी, जो इनका चैम्बर है जो इसका गियर ऑयल का, उसके अंदर ऑयल तकरीबन 2.3 लीटर्स तक डलता है। पाकिस्तान के एनवायरनमेंट के लिहाज से उसको 2 लीटर डालना है। ये मैंने मुख्तलिफ पाकिस्तान के जो टॉप नॉच लाहौर के जो मैकेनिक्स हैं उनके साथ डिस्कस करके, जिन्होंने दर्जनों की तादाद में गियर ठीक किए हैं, और उनसे ये एंडोर्स करवाया है कि आप 2 लीटर ATF फ्लूइड जो होंडा सिटी में डलता है वो डालें, वो बेहतरीन चलता है इसके अंदर और गियर की लाइफ इन्हांस कर देता है, वो जलता नहीं है पाकिस्तान की गर्मी में। इससे अगली बात,
जो इन एक्चुएटर्स के अंदर जो ऑयल चलता है वो सिंपल ब्रेक ऑयल है, जिसको डॉट 4 ब्रेक ऑयल कहते हैं। वो आप आम गार्ड का या कोई भी अच्छी नस्ल का लेके डाल दें। इस सारे काम के ऊपर अगर आप वो 8-10 हज़ार वाली ग्रीस जो मैं कह रहा हूँ, अमेरिकन ग्रीस जिसका कलर ब्लू होता है या ग्रीन डार्क कलर्स के अंदर अवेलेबल होती है वो, और ये बैरिंग इस तरह से तलाश करो कबाड़ी मार्केट से विद ओरिजिनल क्लच प्लेट्स और सारा कुछ करो, तो ये गेयर मैं सर्विसेज दे रहा हूँ भाई 90,000 रुपये में तैयार करके। और अगली आखिरी इम्पॉर्टेंट बात ये आती है कि गारंटी क्या मिलती है सबकी, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। इफ़ यू हैव होंडा वीज़ा और इफ़ यू प्लान टू बाय वन, उस्ताद जी इज़ हेयर टू हेल्प यू आउट। और इसका अगर कोई सस्ता हैक निकलेगा, कोई बैरिंग मेरे पास सस्ता आ गया, या मुझे कोई और इसका इकॉनमी इसके अंदर ऐड करने का कोई मौका मिल गया। आखिरी बात करने लगा था तो लाइट अचानक से इंटरप्शन हुआ है और मुझे पता लगा मेरा यूपीएस वाला बल्ब भी ख़राब हो गया, नहीं चल रहा इस वक्त, अभी पता चला। तो भाई बात यह है कि इसका अगर मैं इकॉनमी ऐड कर सका इसमें तो मैं ज़रूर करूँगा, और आई डेफिनेटली शेयर इट टू यू पीपल। और अपनी दुआओं में मुझे याद रखिए, और अल्लाह ताला आपको आसानियाँ अता फ़रमाए और आसानियाँ तकसीम करने का शौक़ अता फ़रमाए। अल्लाह हाफ़िज़।